आप सभी को हमारा नमस्कार। जय श्री राम। विघ्नहर्ता गणेश जी की स्मरण करके उन्हें नमन करके आज का ये सेशन शुरू किया जाता है। ऐसे है कि एस्ट्रोलॉजी जिसकी आज से हम क्लास शुरू कर रहे हैं, आज पहली क्लास है। और एस्ट्रोलॉजी को पढ़ने की जरूरत क्या है ये भी समझना बेहद जरूरी है। अपने पर्सनल काम के लिए, अपने परिवार के काम के लिए, अपने दोस्त रिश्तेदारों के लिए भी पढ़ते हैं लोग। जरूरी नहीं है इसे प्रैक्टिस किया जाएगा, लेकिन इसके उपयोग क्या है, इसके लाभ क्या है, ये महत्वपूर्ण बात है कि आने वाली जो भी कोई घटना हो, अच्छी हो बुरी हो, हम उसके साथ में तैयारी में रहेंगे। उस घटना को हम अपेक्षित समझ करके और फिर उस हिसाब से तैयारी में रहेंगे। यानी अलाइनमेंट करने की जरूरत है तो अलाइनमेंट, या फिर उसमें से हम कुछ प्रिवेंट करना चाहते हैं, लॉस हो जो भी हो, उस तरह की अलाइनमेंट। तो उसी चीज को समझने के लिए राइट फ्रॉम द स्टार्ट यानी जीरो से हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं आज। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने, जैसे हमने ग्रुप में मैसेज दिया था कि आपके सभी लोग जो हैं पेन और पेपर साथ में रखे, या जो भी ये है व्हाट यू कॉल पेन एंड नोटबुक। आई थिंक यू शुड बी रेडी विथ ऑल दैट। आर यू ऑल रेडी? जी सर। तैयार है? हाँ। तो कैसे है कि आप में से हमारे जानकारी में कुछ लोगों को एस्ट्रोलॉजी आती है, ज्योतिष आती है, चाहे वैदिक हो या चाहे किसी और फॉर्म में हो। तो सबसे पहले क्या वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं? प्लीज अपना हैंड रेस कीजिए। जय जाकर राकेश गर्ग जी। Everybody who knows little bit of astrology, I request that the person should raise their hand. Ajay ji, Guru Datta, Shiv Kumar ji. Okay. And who else is there? Dr. Raj. वंदना जी। ओके, नो प्रॉब्लम। अभी आप सभी से निवेदन है कि अभी जब भी हम बेसिक पढ़ा रहे हैं या समझा रहे हैं, तो उस समय ये जिन लोगों को बिल्कुल कुछ नहीं आता है, ये जरूर उसे लिखना चाहेंगे, नोट करना चाहेंगे, उसमें थोड़ा सा समय जाएगा। तो आप सभी लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, ये आप सभी से विनती है, क्योंकि यहाँ पर जो भी आए हैं वो सभी लोग सीखने आए हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द कोर्स। आप लोग अपना हैंड जो रेस किया हुआ है उसे डाउन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो ज़ोडिएक में 12 राशियां होती है, ठीक है। अब जिन लोगों को बिल्कुल ये सब जानकारियां नहीं है, वो लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं। लेकिन ये जो हम अभी 12 राशियों की जानकारी देने जा रहे हैं, वो जो जो नोट करना चाहते हैं वो कृपया नोट कर ले। पहली राशि है एरीज, जिसे हिंदी में मेष राशि कहा जाता है, इंग्लिश में एरीज। दूसरी राशि है वृषभ, जिसे इंग्लिश में टॉरस कहा जाता है। कौन है? किसी का माइक शुरू है, जरा कृपया अपना माइक बंद कर लेंगे, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। सर आप ही सभी को म्यूट कर दीजिए। ठीक है, वही करना पड़ेगा फिर। बंद हो गया डिस्टर्बेंस। खैर, तो हम बता रहे थे दूसरी राशि वृषभ राशि है, टॉरस। तीसरी राशि मिथुन राशि है, जेमिनी जिसे कहा जाता है इंग्लिश में। चौथी राशि कर्क राशि है, दैट इज कैंसर इन इंग्लिश। पांचवी राशि लियो राशि है, जिसे सिंह राशि या सिंह राशि कहा जाता है।
सर अजय कुमार से आवाज आ रहा है। अजय कुमार जी, अजय कुमार जी कृपया अपना मोबाइल म्यूट कर लीजिए। यस। तो पांचवी राशि लियो, जो कि सिंह राशि कही जाती है। छठी राशि कन्या, जिसे वर्गो कहा जाता है इंग्लिश में। सातवीं राशि है तुला राशि, हिंदी में तुला और इंग्लिश में लिब्रा। आठवीं राशि को कहा जाता है वृश्चिक, इंग्लिश में स्कॉर्पियो। नाइन्थ साइन यानी नवीं राशि, हिंदी में कहा जाता है धनु और इंग्लिश में कहा जाता है सेजिटेरियस। कोई कोई लोग उसे सैजी भी कह देते हैं। दसवीं राशि कैंसर, सॉरी कैप्रिकॉन। दसवीं राशि कैप्रिकॉन, माफ कीजिए, दसवीं राशि है कैप्रिकॉन, यानी उसे हिंदी में मकर कहा जाता है। ग्यारहवीं राशि है कुंभ, हिंदी में कुंभ, उसे अक्वेरियस कहा जाता है इंग्लिश में। 12वीं राशि है मीन राशि, जिसे इंग्लिश में पाइसिस कहा जाता है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है, एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। जी सर। अब ये राशियों से आगे बढ़ने के पहले हम ये राशियों के जो प्रॉपर्टीज है, गुण हैं, वो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। यानी एरीज इज नोन एज अ फेयरी साइन, फेयरी यानी अग्नि तत्व वाली, ठीक है। टॉरस जो है वो पृथ्वी तत्व, अर्दी साइन। जेमिनी यानी मिथुन जो है, तीसरी राशि जो हमने बताई थी, वो वायु तत्व की राशि है, एरी साइन कहा जाता है। और चतुर्थ राशि जो है कैंसर यानी कर्क राशि, ये जल तत्व की राशि है, वाटरी, ठीक है ना। अब ये जिस तरह से आपने 1 to 4 लिखे, यही जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यही जो प्रॉपर्टीज है, यही जो गुण तत्व है, ये वापस 5, 6, 7, 8 के लिए इसी ऑर्डर में रिपीट होंगे। यानी लियो यानी सिंह राशि वापस से फेयरी साइन यानी अग्नि तत्व। छठवीं राशि दोबारा अर्दी यानी पृथ्वी तत्व। सातवीं राशि फिर से वायु तत्व यानी एरी, एरी साइन, दैट इज 7th। और 8th साइन फिर से स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक जिसे कहा जाता है, वो जल तत्व की राशि यानी वाटरी साइन। और फिर धनु राशि यानी सेजिटेरियस से लेकर के अगेन टिल योर पाइसेस यानी मीन राशि तक, वृश्चिक से दोबारा इसी क्रम में, इसी ऑर्डर में ये रिपीट होता है। धनु पेरी साइन यानी अग्नि तत्व, इसके बाद वाली जो मकर राशि है कैप्रिकॉन, पेरी यानी अग्नि तत्व हो गई धनु, उसके बाद वाली पृथ्वी तत्व। 11वीं राशि कुंभ यानी अक्वेरियस, ये वायु तत्व यानी एरी साइन। और 12वीं राशि मीन यानी पाइसेस, ये वाटरी साइन यानी जल तत्व। ठीक है, ये सबके समझ में आ रही है बात? जी सर। ओके। अब इन्हीं 12 राशियों के और हम कुछ गुण बताएंगे। पहली राशि एरीज यानी जो मेष राशि है, उसे चर राशि कहा जाता है, मूवेबल साइन, इंग्लिश में मूवेबल, हिंदी में चर राशि।
सेकंड राशि जो है टॉरस यानी वृषभ राशि, उसे इमूवेबल साइन यानी स्थिर राशि कहा जाता है। और तीसरी जो है मिथुन राशि यानी जेमिनी, ये ड्वेल कहा जाता है, द्विषी भाव, यानी इसमें दोनों तत्व रहते हैं। डुएल साइन, DUAL, डुएल। ये हो गया 1 2 3, फिर से 4 5 6 इसी क्रम में रिपीट होगा। चर स्थिर द्विषी भाव यानी मूवेबल, इमूवेबल एंड डुएल। इस तरह से ये 4 बार होगा। फोर फाइव सिक्स, फिर उसका 7वीं 8वीं 9वीं जो राशियां हैं उनमें भी वैसे ही होगा, उसी क्रम से, उसी ऑर्डर से। चर स्थिर द्विषी भाव यानी मूवेबल, इमूवेबल एंड डुएल। फिर से 10 11 12 यानी जो मकर, कुंभ और मीन राशि यानी कैप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड पाइसेस, इसमें भी इसी क्रम से मूवेबल, इमूवेबल एंड डुएल। आप सबको ये जानकारी समझ में आई? हमने जो राशियों के तत्व बताए, जो ज़ोडिएक साइंस के जो प्रॉपर्टीज, क्वालिटीज बताए, वो समझ में आ रहे हैं? हाँ सर। राइट। अब ये जो 12 की 12 राशियां हैं, यही क्रिकेट की फील्ड है, क्रिकेट का मैदान है ग्रहों का। इसके बाहर वो जाते नहीं। क्रिकेट की मैच चलती है मैदान के अंदर ही, प्लेइंग फील्ड। तो ये जो प्लेइंग फील्ड है, इसके जो जरूरी गुण तत्व है, जो जानकारियां, वो हमने आपको दे दी। ठीक है, अब हम आते हैं ग्रहों पे। फर्स्ट राशि, पहली राशि हमने आपको एरीज बताई थी, मेष। इसका राशि लॉर्ड यानी ज़ोडिएक साइन ओनर इज मार्स, मंगल। मार्स और मंगल, वट इंग्लिश और हिंदी का फर्क है। ठीक है, नेक्स्ट साइन जो है वो है टॉरस यानी वृषभ राशि। इसका जो राशि लॉर्ड है, ज़ोडिएक साइन ओनर इज वीनस, शुक्र। वीनस को शुक्र कहा जाता है। इसके बाद तीसरी राशि है मिथुन राशि। राइट, जेमिनी। वो राशि है बुध की, मर्क्यूरी। अब सबको समझ में आ रहा है? जी सर। ओके। इसके बाद चौथी राशि, फोर्थ ज़ोडिएक साइन, कर्क राशि यानी कैंसर। इसका ओनर यानी राशि लॉर्ड है चंद्र, दैट इज मून। ठीक है, उसके बाद पांचवी राशि सिंह राशि, दैट इज लियो। उसका राशि लॉर्ड इज सन, सूर्य, रवि। इसके बाद छठवीं राशि है कन्या राशि। कन्या राशि इज वर्गो। इसका राशि लॉर्ड, ज़ोडिएक साइन ओनर इज मर्क्यूरी यानी बुध। ठीक है, सातवीं राशि है तुला यानी लिब्रा। और इसके जो राशि लॉर्ड हैं वो है वीनस यानी शुक्र, ओनर ऑफ ज़ोडिएक साइन लिब्रा। इसके बाद है एट्थ साइन स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। उसके राशि लॉर्ड है मंगल यानी मार्स। ठीक है, नवी राशि इज धनु, कैप्रिकॉन। इसके राशि लॉर्ड है जुपिटर यानी गुरु।
इसके बाद 10वीं राशि है मकर यानी कैप्रिकॉन, उसके राशि लॉर्ड है शनि यानी सैटर्न। इसके बाद 11वीं राशि है कुंभ। कुंभ मीन्स अक्वेरियस, इसके राशि लॉर्ड जोडेक साइन ओनर है सैटर्न यानी शनि, यानी 10वीं और 11वीं राशियां ये शनि के पास है। अब आखिरी राशि 12वीं, ये है पाइसेस यानी मीन राशि, इसके राशि लॉर्ड यानी राशि ओनर जोडेक साइन ओनर इज जुपिटर। ठीक है, इतना आप सबको समझ में आ गया? जी सर। ओके। अब अगर आप देखेंगे तो सिर्फ सूर्य और चंद्र हैं जिनकी एक एक राशि है, ठीक है? बाकी सभी की दो दो राशियां हैं। ठीक है ना? जी सर। अब बच गए, ये हो गए 7 ग्रह, अगर आपने गिना होगा। 2 ग्रह कौन से बच गए? राहु और केतु। ठीक है। अब राहु को किसी हद तक 11वें राशि का यानी अक्वेरियस कुंभ राशि का को ओनर माना जाता है। और केतु को स्कॉर्पियो साइन यानी वृश्चिक राशि का को ओनर माना जाता है। So can you please repeat it? राहु is considered to be the co-owner of the 11th sign Aquarius कुंभ राशि का। एंड केतु is considered as the co-owner for Scorpio यानी वृश्चिक राशि। Thank you, sir. ओके। अभी ये अगर आप देखेंगे, आपने कभी कुंडली देखी है? ये सवाल सिर्फ बिगनर से है। हाँ सर, देखे हैं। देखिए है ना, तो उसमें पहला भाव कौन सा होता है पता है आपको? फर्स्ट हाउस असेंडेंट। मेष राशि। हाँ जी, मेष राशि, राइट, जो सेंटर में टॉप पे होती है, करेक्ट? बराबर ना? हाँ सर। यहाँ पर जो भी नए बिगनर हैं, सभी लोगों ने हॉरोस्कोप देखी है, कुंडली देखी है? नहीं देखी है? यस सर, सर देखिए। सर देखी है, मगर इतने ध्यान से कौन सा प्लेनेट कहाँ पर है वो उस पर ध्यान नहीं दिया। नहीं नहीं, मैं प्लैनेट के पोजीशनिंग की बात नहीं हो रही है, अभी फिलहाल हाउसेस की बात हो रही है। हाँ सर देखिए। राइट, जो टॉप में ऊपर सेंटर में घर होता है वो फर्स्ट हाउस, राइट, असेंडेंट। पता है ना आप सभी को? चलिए हम आपके साथ एक शेयर करने की कोशिश करते हैं।
ठीक है, ये अभी आपको कुंडली दिखाई दे रही है? जी सर। इसमें अभी आप हमें बताइए कि पहला स्थान कौन सा है? आप लोग जो थोड़ा बहुत जानते हो, बिगनर्स से हम पूछ रहे हैं। जिसमें फिफ्थ लिखा हुआ है ना सर, वो फर्स्ट हाउस है। क्या जो लिखा हुआ है? ASC लिखा हुआ हाँ है वो। ये, हाँ ये राइट राइट, दैट इज असेंडेंट, उसे इंग्लिश में कहा जाता है, यानी लग्न स्थान। यानी जब बच्चा पैदा होता है तब जो राशि का उदय होता है, द साइन विच इज राइजिंग एट द टाइम ऑफ बर्थ फॉल्स इन दैट हाउस। ठीक है, आप सबको समझ में आ रहा है? जी सर। जी सर। उसके बाद जो राशि राइज होगी वो ये होगी ये। ठीक है, अभी इस कुंडली में पांचवी राशि यानी सिंह राशि है, बराबर, असेंडेंट में। उसके बाद जो होगी ये दूसरा भाव, वहां पर ये छठवीं राशि दिखाई गई है, नेक्स्ट साइन, राइट। उसके बाद ये थर्ड हाउस होगा जहां पर ये तुला राशि दिखाई गई है। दिस इज नोन एज थर्ड हाउस, तीसरा तीसरा स्थान लग्न से। ठीक है, ये हुआ चौथा स्थान, फोर्थ हाउस। ये हुआ फिफ्थ हाउस। उसके बाद ये सिक्स्थ हाउस, और ये डायगोनली ऑपोजिट दी फर्स्ट हाउस, असेंडेंट से डायगोनली ऑपोजिट बिल्कुल सामने, ये हुआ सातवां स्थान, सेवेंथ हाउस, राइट। ये एट्थ, ये नाइन्थ हाउस। आपको कर्सर हमारा दिखाई दे रहा है सभी को? जी सर। ये 10वां स्थान है, दशम भाव, 10th हाउस। दिस इज 11th हाउस, 11वां स्थान, और ये 12वां स्थान। ठीक है, जी सर। ओके। अभी ये क्या है कुंडली, यानी क्या? दिस फर्स्ट हाउस इज द पर्सन, वो व्यक्ति जिसका जन्म हुआ है, उसकी हेल्थ, उसकी स्टेटस, ये फर्स्ट हाउस से दिखी जाती है। ठीक है, अब वो तो बच्चा होता है छोटा, उसे तो कुछ पता नहीं होता। वो पहले तो घर में ही बच्चों की डिलीवरी होती थी, आजकल हॉस्पिटल में होती है। तो घर का जो स्थान है, यानी घर का जो परिवार है, वो बच्चे का जो पोटेंशियल है, दैट इज सेकेंड हाउस, जिसे हम धन भाव भी कहते हैं, हाउस ऑफ वेल्थ। फर्स्ट हाउस सेल्फ, खुद का। सेकेंड हाउस वेल्थ, धन या घर परिवार, जो हमारे परिवार के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो। द नेक्स्ट ऑफ फैमिली जिसे कहा जा सकता है, बच्चे के जो भी घर के अंदर लोग रहते हैं वो सेकेंड हाउस गिना जाता है नॉर्मली। ठीक है, थर्ड हाउस, थर्ड हाउस को रिलेशंस कहा गया है, कम्युनिकेशन कहा गया है, नेबर्स कहा गया है। दिस इज फोर्थ हाउस। चतुर्थ स्थान को अपना घर कहा गया है, हाउस, या फिर मदर, माता, फोर्थ हाउस से। फोर्थ हाउस से प्रॉपर्टी, लैंड्स, जमीनें, फोर्थ हाउस। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में फिफ्थ हाउस को एजुकेशन गिना जाता है। फिफ्थ हाउस से संतान देखी जाती है, बच्चे। अभी फिलहाल हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे बात कर रहे हैं ज्यादातर। सिक्स्थ हाउस से डिजीजेस देखे जाते हैं, शत्रु, एनिमीज देखे जाते हैं, ऋण यानी लोन्स देखे जाते हैं, बीमारियां सिक्स्थ हाउस से देखी जाती हैं।
7th हाउस से आपका लाइफ पार्टनर देखा जाता है, यानी अगर पुरुष है तो उसके लिए वाइफ, या फिर अगर वाइफ है तो उसके लिए पति, दैट इज 7th हाउस। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 8th हाउस को मृत्यु का स्थान भी कहा गया है, 8वें स्थान को। 8th हाउस इज ऑल्सो कंसिडर्ड ऑफ डेथ इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। 8वें स्थान से छुपा हुआ धन, गड़ा हुआ धन, या फिर लेगेसी, यानी जिस चीज के लिए हमने कष्ट नहीं किया लेकिन वो हमें प्राप्त हुआ, अनअर्न्ड वेल्थ भी कहा जा सकता है इसे, 8th हाउस। 9th हाउस, ये आपका समाज में एक स्टेटस, एक स्टैंडिंग, मान सम्मान, ये 9th हाउस। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में फादर को 9th हाउस से देखा जाता है। दसवां स्थान, दशम भाव, 10th हाउस। 10th हाउस इज ऑफ प्रोफेशन, आपका जो कामकाज, जो आप बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, कंसल्टेंसी करते हैं, वट एवर इट इज, दैट एवरीथिंग कम्स इन दी 10th हाउस। इलेवेंथ हाउस इज ऑफ गेन्स, लाभ। और 12th हाउस, 12वां स्थान, ये नुकसान का माना जाता है, लॉस का माना जाता है, हानि का माना जाता है। यानी 12वें स्थान से अगर आपको कुछ नुकसान हो रहा है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ये हिसाब से 12वें स्थान की दशा अंतरदशा चलती हो, या 12वें स्थान से कनेक्टेड दशा अंतरदशा चलती हो, यानी दशा और भुक्ति, तो लॉसेज हो सकते हैं। ठीक है, इतना आप सभी को समझ में आ रहा है? यस जी सर। सर। ओके, अब हम आपको बताएंगे कि जिस तरह से हमने ये जानकारी दी कि 12th हाउस इस लॉस का समझा जाता है, या फिर जो 8th हाउस है उससे देखा जाए तो एक तरह से पीड़ा का भी भाव है वो। 8th हाउस इज ऑल्सो स्ट्रेस, यानी अनअर्न्ड इनकम, ये सब एक अपनी जगह पर है, लेकिन 8th हाउस इज ऑल्सो ऑफ स्ट्रेस। इंसान को जब ज्यादा स्ट्रेस होता है, 8th हाउस एक्टिव होने की वजह से हो सकता है। अब वैदिक ज्योतिष में एक और प्रिंसिपल है बाधका, जिसे बाधक कहा जाता है, हर्डल क्रिएटर। ओके, व्हाट इज दैट, हम उस पर अभी आते हैं। जैसे अभी हमने आपको सारी 12 राशियां लिखवाई, राइट, 12 साइंस, उनके कारकत्व लिखा है, राइट। तो उसमें यह माना जाता है कि जो एरीज साइन अगर असेंडेंट में बैठी हो, लग्न स्थान पर अगर एरीज या मेष राशि हो, तो उसका जो 11वां लॉर्ड है, यानी यहां पर जो राशि आएगी, अगर यहां पहली राशि होगी तो यहां 11वीं राशि आएगी, बराबर। तो इसका जो लॉर्ड है वो बाधक का काम करेगा। बाधक यानी हर्डल क्रिएटर। ऑल्दो यहाँ पे 11वीं राशि आएगी शनि की, तो शनि एक तरह से हर्डल क्रिएटर का यानी बाधक का काम करेगा। अब अगर वृषभ राशि आएगी तो उसके लिए 9वां स्थान जो है 9th हाउस, और उसका लॉर्ड ये बाधक का यानी हर्डल क्रिएटर बनेगा। ठीक है। जेमिनी यानी मिथुन राशि अगर लग्न में आएगी असेंडेंट में, तो उसके लिए 7वां स्थान में जो भी राशि होगी, वो स्थान की राशि, वो राशि लॉर्ड, वो स्थान उसके लिए बाधक का काम करेगा।
यानी 1197 यही क्रम जो है आपके आगे लागू होगा। यानी पहली राशि के लिए 11वां, दूसरी राशि के लिए 9वां और तीसरी राशि के लिए 7वां। फिर फोर्थ साइन जो है कर्क यानी कैंसर साइन, फिर उसके लिए 11वां, फिर 5वीं राशि के लिए 9वां, 6वीं राशि के लिए 7वां, फिर से 7वीं राशि के लिए 11वां 11th, 8th साइन के लिए स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक के लिए 9th लॉर्ड या 9th साइन 9th हाउस, और 9वीं राशि के लिए 7वां। और यही ऑर्डर में रिपीट होगा फिर मकर राशि के लिए, कुंभ राशि के लिए और मीन राशि के लिए, यानी सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन एंड पाइशिस। ये बाधक का काम करेंगे। आप सबको यहां तक समझ में आई है बात? सर इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देते। जो भी राशि लगन स्थान में बैठेगी असेंडेंट में, ठीक है, ये असेंडेंट है बराबर, ये असेंडेंट है ना। यहां से 11वें स्थान में, यानी 11वां स्थान यहां आता है बराबर है। यहां पर जो भी राशि बैठेगी एरीज के लिए, तो 11वीं राशि बैठेगी। अगर यहां टॉरस होगा तो टॉरस के लिए 9वीं राशि जो यहां पर आएगी। अब टॉरस के लिए आप मुझे बताइए कि 9th हाउस में कौन सी राशि आएगी? 10वीं। सर धनु 10वीं राशि धनु आएगी, आएगी, धनु। करेक्ट। हाँ, मकर। मकर राशि आएगी। तो फिर शनि जेमिनी के बाधक। लिए 7th हाउस कौन सा होगा? 9 मिथुन राशि के धनु। लिए धनु, धनु। करेक्ट करेक्ट। इसी तरह से फिर अगर कैंसर असेंडेंट में आता है तो फिर उसके लिए 11th। अब कैंसर के लिए 11वां स्थान कौन सा होगा? वृषभ होगा सर, वृषभ। 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 इसी तरह से ये पूरा सिस्टम है। ये आपको समझ में आ रहा है? यस सर। सर मुझे नहीं समझ में आया। पूछिए ना, क्या नहीं समझ में आया? सर ये एसेंडेंट में कौन सा साइन बैठने से कैसे बाधक हो रहा है? ये जो नंबर बोला जा रहा है ना, मुझे ये नहीं पता चल रहा कि कौन सा राशि कहाँ बैठ रहा है। देखिए, चर राशि के लिए मूवेबल साइन के लिए 11th हाउस बाधक होगा, ठीक है। जी सर। और इमूवेबल यानी स्थिर राशि के लिए 9वां स्थान बाधक होगा। 9वां स्थान यानी 9वें का स्थान भी और 9th हाउस में जो राशि है उसका लॉर्ड भी, राइट। और मिथुन राशि विच इज डुअल साइन, राइट, द्विषी भाव है, जी। उसके लिए 7th साइन फ्रॉम इट यानी 7th हाउस 7th लॉर्ड, ठीक है। जी सर। अब यही क्रम रिपीट होता है, इसी ऑर्डर में ये रिपीट होगा वापस से चर स्थिर द्विषी भाव के लिए, राइट। 11 9 7। जी सर। अब आपको ये तो हमने बाधक का बता दिया। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक ऐसी एक संकल्पना है, ऐसी एक मान्यता है कि 12वां स्थान जो है वो नेगेटिव रिजल्ट देता है, ठीक है। बिकॉज ये हाउस है आपके लॉस का। 12वां स्थान आपके लॉस का है, आपके एक्सपेंडिचर का है। तो अगर आपके पास कुछ भी इनकम आ रही है, अगर आप मटेरियलिस्टिक एंगल से सोचेंगे, इंसान क्या सोचता है कि मैं अगर पैसे कमाऊं तो मेरे पास जो कमाई है उसमें से 5 पैसे 2 पैसे सेविंग होने चाहिए, राइट। मेरी सेविंग बढ़ते जानी चाहिए, राइट।
जी सर। तो अगर लॉस होने लगेगा, यानी जितना आपका इनकम है उससे ज्यादा अगर आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है तो लॉस हो रहा है। तो 12वां स्थान मेलेफिक गिना जाता है, नेगेटिव गिना जाता है। इट इज कंसिडर्ड नेगेटिव और मेलेफिक। सेम वे 8th हाउस इज कंसिडर्ड द सेम वे। केंद्र में ये जो 4 स्थान बैठे हैं ना, 1st, 4th, 7th और 10th, इन्हें बेनिफिक समझा जाता है, कारक, पॉजिटिव। और उसके साथ में ये जो 2 ट्राइन है, इसे ट्राइन कहा जाता है। देखिए, असेंडेंट से 5th हाउस और असेंडेंट से 9th हाउस, इसे अच्छे भाव समझा जाता है, पॉजिटिव। यानी कुल मिलाकर के ये 6 भाव जो है ये शुभ माने जाते हैं। 1, 5, 9, साथ में 4, 7 एंड 10। ये 6 के 6 भाव शुभ माने जाते हैं। काफी हद तक सेकंड हाउस को भी शुभ ही माना जाता है। 3rd हाउस से दोनों प्रकार के रिजल्ट मिलते हैं, 6th हाउस से भी दोनों प्रकार के रिजल्ट मिल सकते हैं। और 11th हाउस क्योंकि गेन का है तो उसे पॉजिटिव ही गिना जाता है। 5th हाउस से भी दोनों प्रकार के रिजल्ट एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। ठीक है। अभी आपने जहां पर भी प्लैनेट्स लिख के रखे हों तो आपको हम उनके एस्पेक्ट्स बताते हैं, दृष्टियां। दृष्टियां क्या होती है कि नजर, जब मान लीजिए कि 1st हाउस में अगर सन बैठा हो तो उसकी नजर कहां कहां पर पड़ेगी। ये इतने सारे बाकी की और 11 साइंस है, 11 हाउसेज और हैं, राइट। सन की यानी सूर्य की दृष्टि, एस्पेक्ट जैसे कहा जाता है इंग्लिश में, दैट इज ओनली ऑन 7th हाउस, सिर्फ अपने 7वें स्थान पर। ठीक है, सन 7th हाउस एस्पेक्ट होता है खाली। इसके बाद मून का भी खाली 7th हाउस एस्पेक्ट होता है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे मार्स की। मार्स का 4th हाउस एस्पेक्ट गिना जाता है। 4, 7 एंड 8 चौथे स्थान पर दृष्टि जाती है, 7वें पर और 8वें स्थान पर। ऑलराइट। मार्च के बाद हम बात कर रहे हैं बुध की। बुध का भी सिर्फ 7th हाउस एस्पेक्ट होता है, 7वें स्थान पर खाली दृष्टि जाती है। बुध के बाद हम बात कर रहे हैं गुरु की। गुरु की दृष्टि 5th, 7th एंड 9th यानी 5वें स्थान पर, 7वें स्थान पर और 9th हाउस, ये सभी के ऊपर दृष्टि जाती है, यानी एस्पेक्ट। तो जुपिटर हैज गॉट 5th, 7th एंड 9th एस्पेक्ट। सैटर्न की 3 जगह पर दृष्टि जाती है। सैटर्न हैज गॉट 3 एस्पेक्ट्स। वो है 3rd हाउस, यानी जहां पर वो बैठे हैं वहां से तीसरा स्थान, 7वां स्थान सभी का है तो 7th हाउस। और एक और स्पेशल एस्पेक्ट है, दैट इज 10th हाउस, यानी जहां शनि महाराज बैठे हैं वहां से अपने 10वें स्थान पर दृष्टि डालेंगे। मान लीजिए ये 1st हाउस में बैठे हैं तो यहां से 10वां स्थान अगर आप गिनोगे तो ये स्थान आएगा। ठीक है। अब कौन सा ग्रह रह गया? व्हाट आर द प्लैनेट्स लेफ्ट जिसकी हमने बताया नहीं है? वीनस सर, वीनस, केतु। वीनस इज 7th हाउस। वीनस की भी सिर्फ एक ही है 7वें स्थान पर।
अब राहु केतु रह गए सर। राहु केतु के बारे में कई सारी मान्यताएं हैं, अनुभव भी हैं हमारे, उस पर तो हम विस्तृत चर्चा अलग से करेंगे। लेकिन जो नॉर्मली वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दो तरह की बातें हैं फिलहाल तो वैदिक में, और दोनों आपको बता देता हूं। आजकल जो पढ़ाया जा रहा है नॉर्मली, वो ये पढ़ाया जा रहा है कि राहु की जो दृष्टि है वो 5वें, 7वें और 9वें स्थान पर है। राकेश जी, राकेश गर्ग जी, कहाँ गए आप? सर यहीं पे हूँ मैं तो, कहीं नहीं गया सर। केतु की कहाँ कहाँ दृष्टियां हैं? सर केतु की मैं नहीं बता सकता, राहु केतु में मतलब वही चक्कर है ना, मतलब भाई 7th हाउस पे तो हर एक की दृष्टि होती है, ऐसा मेरा मानना है। अब जैसे राहु हाँ, आपने 5th और 9th की बताई ना, केतु का भी फिर सेम ही होना चाहिए, 5th 9th भी होना चाहिए 7th के साथ, यस, यही क्योंकि पढ़ाया राहु जाता है। केतु 5th, 7th, सेम ही 9th, होते हैं। हाँ 5th और 7th और 9th इस तरह से बताया जाता है। हालांकि राहु केतु की जो दृष्टियां हैं वो थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी है। बृहत राशि के हिसाब से तो इनकी दृष्टियां हम लेते ही नहीं है, यूपीएस के हिसाब से तो। नहीं, केपी में तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन अभी हम तो फिलहाल तो बेसिक वैदिक पे चल रहे हैं ना। नहीं, बेसिक वैदिक में बृहत राशि के हिसाब से केतु और राहु की तो हम दृष्टि लेते ही नहीं है। लेते ही नहीं है, लेकिन आजकल जो ये चला, आजकल जो बातें चल रही हैं उसकी हम जानकारी दे रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि उसकी होती है। हम नहीं, आजकल की जानकारी में भी कह देते हैं कि राहु की तो चलो नजर है, केतु की तो नजर ही नहीं है। नहीं, उस पर आएंगे ना। अब इसके अंदर क्या लफड़ा है ये हम बताएंगे। कि मान लीजिए कि राहु अगर फर्स्ट हाउस में है, ठीक है, पहले स्थान पर, और हमने किसी से पूछा कि इसकी 5वीं दृष्टि कहां पर पड़ेगी, तो 5वीं दृष्टि उन्होंने बताया कि पहले स्थान से 5वें स्थान पे। ठीक है, अब इसके अंदर कंट्रोवर्सी की बात क्या है, तो उसके ऊपर अभी हम चर्चा कर रहे हैं। हम किसी को लीड मिसलीड नहीं कर रहे हैं, एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं इसके ऊपर कि 5वां स्थान, ये हमने कहा कि राहु, देखिए सभी ग्रह जो है ना वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, आपको बता दें सबसे पहले। यानी पहले स्थान से दूसरे स्थान में जाएंगे, दूसरे से तीसरे में जाएंगे, लेकिन राहु जो है ना वो उल्टा चलते हैं, केतु भी उल्टा चलते हैं। अब राहु और केतु कभी भी आपको, ये नोड्स हैं, अगर राहु फर्स्ट हाउस में है तो केतु आपको एग्जैक्टली उतने ही डिग्री पर 7th हाउस में दिखाई देगा, यानी बैंक ऑपोजिट राशि में। अगर एरीज में राहु 1 डिग्री पर है तो आपको तुला राशि यानी मेष राशि में अगर 1 डिग्री पर राहु है, तो तुला राशि में यानी लिब्रा राशि में 1 डिग्री पर आपको केतु दिखाई देगा। तो हमारी चर्चा होते होते हमने ये कहा कि अगर फर्स्ट हाउस से वो 5th हाउस में देगा, तो लेकिन जब वो घूम इस तरफ रहा है उल्टा, यानी जिसे वक्रीय कहा जाता है, रेट्रोग्रेड, हमेशा रेट्रोग्रेड होते हैं ये ग्रह, तो ये 5th हाउस की दृष्टि उसकी 9th हाउस पर पड़ेगी इस हॉरोस्कोप में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो इस तरह से पढ़ाया गया है, अब इस तरह से पढ़ाया जा रहा है, ये हकीकत है। खैर, ये जो भी है, हमारे अनुभव तो आपके साथ हम शेयर करेंगे जो कि सच्चाई है। गुरुजी जी, मैंने एक बात सुनी है बकरी को लेके। जी बोलिए। कि मान के चलो एक बस 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है जी, और साइड वाले पेड़ या साइड वाले साधन हमें पीछे जाते हुए चलते दिखाई देते हैं जी, और वही बस अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो डाउन होके 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ जाए। राइट। मैंने ये सुना है सर कि ग्रह कभी, यानी राहु केतु को एक बार छोड़ दो, ग्रह कभी उल्टा नहीं चलते, ये अपनी स्पीड को कम कर देते हैं। नहीं, ये ठीक है, वो बुद्ध के बारे में अलग विषय है। हाँ, वो बुद्धि से लागू होता है वो, लेकिन राहु केतु ग्रह है ही नहीं, ये छाया ग्रह कहे जाते हाँ, हैं। ये छाया ग्रह है। तो मान के चलो राहु लगन के अंदर है, तो इसकी 5th में माने या 9th में माने, तो मान के चलो एक बकरी है, तो एक आदमी एक तो मतलब आंखों को आगे करके चलेगा और आंखों को पीछे करके चलेगा, तो उसके जो सामने है उसको देखते हुए चलेगा ना वो। वही तो बात है ना, हमने वही विषय कहा कि वो जिस दिशा में जा रहा है वहां देख करके चलेगा। हाँ, लेकिन दूसरी बात आपको बता दें कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक और कहावत है कि शनिवत राहु
पूजावत केतु, केतु, हाँ बिल्कुल जी। तो शनि की दृष्टियां जिस तरह से हैं उस तरह से राहु की होनी चाहिए, हाँ, है ना। थर्ड हाउस, सेवेंथ हाउस और 10th हाउस। 10th हाउस हाँ, और केतु की जो है 4th हाउस, और 7th हाउस और 8th हाउस। 8th हाउस, हाँ। अब हमें उसका अनुभव मिला है, वो अनुभव और ये सब जानकारियां तो आगे जो चैट्स आएंगे चलो उसमें हम ठीक है, जानकारी देंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल और लॉजिकल बात है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। ठीक सर है वो जी। लॉजिक देते हैं कि 5, 7, 9 दृष्टि है राहु और केतु की, तो आप दोनों चाहे रेट्रोग्रेड गिन लेंगे तो भी उन्हीं घरों पर ही दृष्टि पड़ेगी। देखिए, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट फिलहाल वो मान लेना ठीक है, लेकिन जो चीज अनुभव में हमें मिलती है, प्राप्त होती है, हम उसे माने या जो एकेडमिकली सिखाया जा रहा है उससे माने, ये हर एक का अपना अपना चॉइस है। बिल्कुल सर, यही मेजर कंफ्यूजन है। हर इंसान अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है। नहीं, हम तो किसी के ऊपर फोर्स नहीं करना चाहते अपना पॉइंट ऑफ व्यू। हम सभी ऑप्शन सामने रख रहे हैं, आपको जिसमें अनुभव मिलेंगे वो आप मान के चलिएगा। बिल्कुल ठीक है सर। राहु और केतु ये ऐसे छाया ग्रह हैं कि जिनकी दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही हो, तो उस टाइम का इवेंट जो है ना कि कौन से दिन होगा वो भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है, ये हम आपको बता देंगे। बाकी ग्रहों के चलते नॉर्मली कोई भी प्रेडिक्ट कर जाएगा, इस तरह की टेक्निक्स हैं। अगर आदमी दिमाग लगाए, कोशिश करे, तो आपको टाइमिंग ऑफ इवेंट मिल जाता है। हाँ जी, ठीक है। अब ये हुई राहु और केतु की बात। गुरुजी, तो ये तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया ना जो रेट्रो वाला आपने बता दिया। रेट्रो वाला हम लोग को पता नहीं है क्या है। देखिए, सभी ग्रह जो हैं, अभी ये बिगनर्स के लिए खास जानकारी देनी पड़ेगी हाँ कि सूर्य और चंद्र अगर छोड़े, सन और मून को अगर छोड़ा, तो बाकी सारे ग्रह जो हैं कभी न कभी बीच में वक्रीय होते हैं, राहु केतु को छोड़ के, क्योंकि राहु और केतु ये हमेशा ही वक्रीय चलते हैं। सन मून कभी रेट्रोग्रेड नहीं होते, राहु केतु हमेशा रेट्रोग्रेड रहते हैं, उनका नॉर्मल मोशन ही वैसे है। 4 ग्रह निकल गए 9 में से, बाकी जो 5 ग्रह बच गए वो रेट्रोग्रेड चलते हैं। कब चलते हैं? बीच बीच में, यानी मरकरी सीधा जाता हुआ दिखाई देगा, फिर थोड़े समय के बाद उल्टा जाता हुआ दिखाई देगा। अब उसके अंदर क्या साइंटिफिक, क्या लॉजिकल रीजन है, उस पर हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, वो तो आगे हमारे जो वर्कशॉप आएंगे उसके अंदर करेंगे। लेकिन फिलहाल वो वक्रीय दिखता है और उस तरह के इफेक्ट भी मिलते हैं। गुरुजी, और एक बार बताएंगे ये सन, मून, स्टार, मार्स, बुध, वो सब असेंडिंग में क्या क्या सन और मून कभी भी रेट्रोग्रेड नहीं चलते हैं। नो नो, नॉट रेट्रोग्रेड सर। गुरुजी वो देखता है ना दृष्टि कौन सा सन, 7th हाउस, सन एंड मून ओनली 7th हाउस। हाँ, एंड मार्स 4th, 7th। राहु केतु को बाजू में रखेंगे, 7 ग्रहों की बात करते हैं फिलहाल। सभी के 7वीं दृष्टि तो होती ही होती है, ठीक है। हाँ, 7 के 7 ग्रहों की 7th एस्पेक्ट होता ही होता है। अब मार्स को स्पेशल एस्पेक्ट है 2। मार्स को स्पेशल एस्पेक्ट कौन से हैं? 2, 4th एंड 8th हाउस, चौथा स्थान और 8वां स्थान, ठीक है। जुपिटर को 2 स्पेशल एस्पेक्ट, 5th एंड 9th। सैटर्न यानी शनि को 2 स्पेशल एस्पेक्ट, 3rd एंड 10th यानी तीसरा और 10वां स्थान। बाकी बच गए बुध और शुक्र, इनके पास कोई स्पेशल एस्पेक्ट नहीं है। ऑलराइट जी सर। आप सभी लोगों ने नोटिंग कर ली? जी सर। हाँ कर ली सर। जी जी जी। अभी किसी को कोई सवाल हो तो जरूर पूछ ले। सर ये बकरी या रेट्रोग्रेड क्या होता है? देखिए, फर्स्ट हाउस में मान लीजिए कि एरीज साइन है, मेष राशि, राइट, या जो भी राशि है वहां पर, उसके बाद वाली राशि बाद में राइज होती है, करेक्ट। एरीज के बाद टॉरस राइज होगी, मेष के बाद वृषभ राइज होती है, बराबर है ना।
जी सर। तो व्हाट हैपेंस इन दैट केस कि नेक्स्ट हाउस में यानी नेक्स्ट राशि में जो ग्रह जा रहा है राहु और केतु को छोड़ करके ऑब्वियसली वो सीधा चल रहा है, लेकिन जब वो उल्टा घूम रहा है यानी फर्स्ट हाउस से 12th हाउस के डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज जाना चालू करता है, क्लॉकवाइज जाने लगेगा तो दैट इज रेट्रोग्रेड, वक्रीय बोलते हैं उसे, विच इज नॉट द नॉर्मल मोशन ऑफ दैट प्लैनेट। वो कुछ पीरियड के लिए रेट्रोग्रेड होता है, एक लिमिट तक जाएगा, थोड़ा फास्ट रेट्रोग्रेड होगा, पहले स्लो रेट्रोग्रेड होगा, थोड़ा फास्ट रेट्रोग्रेड होगा, फिर स्लो रेट्रोग्रेड होकर एक पॉइंट पे रुकेगा, एक फलाने डिग्री पे, एक एक्स डिग्री पे रुकेगा, वहां से फिर सीधा चलना चालू करेगा आहिस्ते आहिस्ते अपने नॉर्मल मोशन में आके, और फिर नॉर्मल डायरेक्शन में चलने लगेगा। आर यू गेटिंग इट? यस सर, लेकिन ये रेट्रोग्रेड कब होती है, मतलब ये कब चलना शुरू करेंगे, इसका क्या रीजन है? देखिए, गुरु और शनि ये बड़े ग्रह हैं, दे आर लार्ज प्लैनेट्स, एंड सैटर्न स्टेज इन वन साइन फॉर 2.5 years, 2.5 साल। जुपिटर हर राशि में 1 साल के लिए रहते हैं, सूर्य 1 महीने के लिए, चंद्र जो है 29 पॉइंट सम डेज। सर अब चंद्रमा सवा मंगल, 2 दिन रहता है ना सर, हाँ जी, एक राशि एक में सवा एक 2 एक दिन रहता है। एक एक सॉरी 29 डेज में, सॉरी 29 डेज में एक पूरा 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 रोटेशन कर लेता, कंप्लीट कर लेता है चंद्रमा, 12 यस, राशि कर लेता है। या 12 राशि कर लेता है चंद्रमा, यदि एक राशि में लगभग 2, सवा 2 या 2.5 दिन। ठीक है। अब मार्स, मर्क्यूरी और वीनस जो हैं, ये 3 ग्रह, इनकी अलग अलग मोशन है, 1 महीना, 1.5 महीना, डिपेंडिंग। वो तो आप एफिमेरिस चेक करेंगे तो आपको दिखाई देगी उसके अंदर। आई विल, हमारे पास केपी का एक एफिमेरिस है, वो हम ग्रुप में शेयर कर देंगे ताकि आपको वो एनालाइज करने के लिए आसानी हो, पीडीएफ फॉर्मेट में हम शेयर कर देंगे आपके साथ। तो उसमें आपको कब ये रेट्रोग्रेड हो रहा है, कब डायरेक्ट हो रहा है, ये सब आपको दिखाई देगा। एनी अदर क्वेश्चंस? किसी का कोई सवाल, कोई क्वेरी? नहीं सर। हाँ, क्योंकि कल जो है फिर प्रॉपर वैदिक एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत होगी। अभी तो हमने खाली बेसिक्स कवर कराए, जिसका उपयोग, जिसका यूज केपी में भी होगा, बेसिक केपी में भी होगा, बेसिक वैदिक में भी होगा, एडवांस केपी में भी होगा, राइट? तो आप सभी से हमारी विनती है, निवेदन है कि ये जो जानकारी आपने लिखी है, इसे आप जरूर 1, 2 बार, 3 बार पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो आपको बेसिक वैदिक में भी काम में आएंगी, बेसिक केपी में भी काम में आएंगी, और एडवांस केपी में भी काम में आएंगी, और उसके आगे आप जो भी मास्टर कोर्स करेंगे उसमें ये सब आपको जानकारियां काम में आएगी। थोड़ा सा और आपको बता देते हैं ग्रहों के बारे में, कुछ मिनट बाकी हैं। तो सूर्य जो है वो सबसे ज्यादा गर्म प्लैनेट है, द हॉटेस्ट प्लैनेट, इट इज द सेंटर ऑफ द अवर सोलर सिस्टम, राइट? उसके बाद में उसके आसपास में मर्क्यूरी दिखाई देता है। मर्क्यूरी और मंगल ये दोनों ही गर्म माने जाते हैं, लेकिन मंगल ज्यादा गर्म माना जाता है। मर्क्यूरी इज हॉट एंड कोल्ड। मर्क्यूरी का संबंध चंद्र से ज्यादा जोड़ा जाता है। ठीक है। गुरु जो है, जुपिटर, उसे न ठंडे की गिनती में आती है, न गर्म की गिनती में आती है। इट इज अ नॉर्मल न्यूट्रल प्लैनेट, एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वो कारक माना गया है, बेनिफिक प्लैनेट माना गया है। शुक्र जो है, वीनस, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ कोल्ड प्लैनेट। लेकिन वो भी शुभ ग्रह माना गया है। शनि जो है, उसकी गति, उसकी स्पीड बहुत धीमी होती है,
तो जनरली मार्स और मंगल को नेगेटिव दृष्टि से देखा जाता है। क्योंकि मार्स कोई भी घटना में अगर इन्वॉल्व होते हैं तो वो सब अचानक होता है। शनि जो है वो कोई भी काम स्लो डाउन कर देते हैं। ओके, मून इसे भी ठंडा प्लैनेट माना गया है। अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी के ऊपर जो पानी है, जो जल है, उस पर मून के इफेक्ट पाए जाते हैं, राइट। द हाई टाइड, द लो टाइड, ये सब फेजेस ऑफ द मून से कनेक्टेड होते हैं, राइट। या फिर अगर आप देखेंगे कि जो लूनाटिक्स हैं, जिन्हें कहा जाता है कि ये पागल हैं, इन्हें झटके आते हैं, दौरे पड़ते हैं, तो वो भी अगर आप देखेंगे तो अमावस्या या पूर्णिमा से उसका संबंध रहता है। किसी को भूत प्रेत अगर दिखाई देते हैं तो आपको उसका चंद्र चेक करना पड़ता है कि क्या वो एकदम ही वीक है या एक्सॉल्टेड है या डेबिलिटेड है। एक्सॉल्टेशन और डेबिलेशन क्या है ये तो हम आपको अगले क्लास में बताएंगे कल। चंद्र अगर नेगेटिव प्लैनेट्स के साथ बैठा हो या चंद्र के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट्स हो तो उस व्यक्ति के मन के या दिमाग के ऊपर कहीं ना कहीं इफेक्ट रहता है, कुछ ना कुछ नेगेटिव। आपसे एक क्वेश्चन था कि केपी के लिए हमें ये सब देखना जरूरी होगा कि मूल त्रिकोणा या एग्जॉल्टेड। देखिए, ये ऐसे बेसिक्स है कि मैं हम जिस राव तरीके साहब से का student हूँ। मैं राव जी साहब से पढ़ा हूँ। मैं राव साहब से पढ़ा हुआ हूँ, के एन राव जी साहब, जी भारतीय विद्या भवन से काफी जी पहले। जी लेकिन देखिए, मैं क्योंकि अगर हम केपी में अगर बेसिक्स की बात बोलेंगे तो आप मेरे ख्याल से 1 महीने 2 महीने में भी नहीं सिखा सकते। ना 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 ना, वैसे नहीं है, वैसे नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर अगर जहाँ तक मेरे को केपी, क्योंकि मैंने केपी एक बार कर चुका हूँ मैं, केपी जी के अंदर मेरे को लगता है कि मूल त्रिकोणा या एग्जॉल्टेड या रेट्रो और या फिर कहते हैं इवन लाइक एस्पेक्ट्स का भी कोई मेरे को लगता नहीं कि बहुत ज्यादा नीड आएगा। देखिए, कृष्णमूर्ति जी जो हमें बता के गए, उन्होंने काफी सारी चीजें बताई है। उन्होंने यहां तक बताया कि दिन कैसे प्रेडिक्ट किया जा सकता है इवेंट हाँ का। करेक्ट, दशा नक्षत्र और उसके बेसिस पे चलेंगे ना, वो तो अंतरदशा प्रियंतरदशा सूक्ष्म। आएंगे 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 वहां पर भी। देखिए कैसा है ना, मूल त्रिकोणा का तो अभी मैंने बताया नहीं, वो तो कल ही बताएंगे एक्सॉल्टेशन डेबिलेशन का। नहीं, केपी उसका में यूज कारण है है कि ना। ये जो बेसिक तत्व है ना, ये ग्रह या राशियां छोड़ती नहीं है। आपको केपी में भी उनका अनुभव आता है, हमें मिला है। नहीं एग्रीड, मतलब केपी में हम यूज करेंगे एस्पेक्ट्स और इन सब चीजों को, डेफिनेटली। क्योंकि पीएस तो अलग चीज है। पीएस तो हम उससे यूज करते हैं कि कितना, मतलब अगर वो उसका कहते हैं स्टार लॉर्ड और उसके हिसाब से नक्षत्र लॉर्ड के हिसाब से। देखिए कैसा है ना कि जिस चीज का अनुभव मिलता है ना, वो वैलिड रहेगी बात। नहीं करेक्ट है, बृहद प्राशा तो हमने पढ़ी है फलदीप अभी स्कूल। एकेडमिकली अगर आपसे हम बात करें तो हिट थियरी करके एक नई लाई गई, राइट। नहीं वो जो theories तो बहुत सारी एक आ गई है। एक मिनट, कृष्णमूर्ति जी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था, राइट। अब हिट थियरी है क्या? मार्केटिंग गिमिक अगर है नहीं है, उसको एक बात छोड़ करके देखा जाए तो प्लेन एंड सिंपल वर्ड्स और सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए कि 7th एस्पेक्ट जो सभी प्लैनेट्स का है वो नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा है, उसे ये हिट थियरी का नाम दिया जा रहा है, राइट। करेक्ट है। ऐसे तो फिर बृहद प्राशा में हमें बहुत तरह के एस्पेक्ट सिखाए और जैमिनी के एस्पेक्ट हमें अलग से सिखाए राशियों के। यही तो कह रहे हैं ना कि बेसिक हमारे नजर में तो केपी हो, बीएनएन हो, पराशर हो, जेमिनी हो, ये सब बेसिक का अभिन्न अंग है। नहीं आई एग्री, मतलब मैं ये सोच रहा था कि केपी में आपको जरूरत पड़ेगी इन सब एस्पेक्ट्स की, या आज 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 exalted आज या हमने ऐसे लोग हमें मिले हैं, जो लोग केपी में गए तो सिर्फ केपी में पढ़े हैं, जो बीएनएन में गए सिर्फ बीएनएन में है, जो पराशरी में गए वो सिर्फ पराशरी में है। हमने क्या किया कि हर स्ट्रीम के उपयोग की जो टेक्निक्स हैं वो ला करके यहाँ उपयोग करके हम सूक्ष्म में रिजल्ट देते हैं। ठीक है सर, इट विल बी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। यस।
तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली रिजल्ट मिलने से और रिजल्ट देने से मतलब है हमें। जी सर। सर एक बार राइट, मैं दैट बोलूं इज। सर जी बोलिए। सर मैं ये कह रहा था सर, हम तो जीरो से सीख रहे हैं सर। आप तो जो सिखा रहे हो वो बहुत अच्छा समझ में आ रहा है सर। प्लीज सर ये बस ये डिस्टरबेंस हम पूरे हाँ डिस्टर्ब जी हो सर, मेरा भी यही कहना है कि हम सबको थोड़ा थोड़ा पता है तो हम अपना ज्ञान ना बांटे, सर को पढ़ाने दीजिए। सर से जितना सीख सर। सके वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सर का टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, सर से जितना मिले हम उतना लेने की कोशिश करें, फिर हम उस पर अपना आइडियाज बाद में लगाए, लेकिन सर का सर टाइम ना खराब करें। सर मैं इतना कहूंगा सर कि बाद में जो आप वर्कशॉप रख रहे हो सर, ऐसी क्वेरीज की आप तभी पूर्ति करेंगे तो ये अच्छा रहेगा, अदरवाइज हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे सर। नहीं नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा कि हमें जो अनुभव मिला है, हमें जो अनुभव मिला है वो हम शेयर कर रहे हैं। हम किसको फोर्स नहीं कर सकते, हम किसको कंफ्यूज भी नहीं करना चाहते। हमारा 33 साल का रिसर्च है इसके अंदर। जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे उस जमाने से हम रिसर्च कर रहे हैं, और हमें जो जो अनुभव मिले हैं, सामने एक्सपीरियंस रिजल्ट्स मिले हैं, उस आधार पर हम काम कर रहे हैं ये सब। सर मैं इतना और कहूंगा सर कि आप जब पढ़ाएं सर, प्लीज सर माइक को ऑफ कर दिया करें प्लीज सर। नो प्रॉब्लम। है ना सर। और लास्ट में सर प्लीज सर, वैसे तो आपको बहुत एक्सपीरियंस है सर, मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, लेकिन सर जहां तक मैं सोच रहा हूँ कि एंड में 10 मिनट के लिए ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप जगह छोड़ दें कि भाई अगर किसी को पूछना है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज क्लास ऑफ। अब बीच बीच में डेफिनेटली डिस्टर्ब डेफिनेटली, हो जाती है प्लीज सर। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। सर जी फॉलो सर, करें आप प्लीज। क्वेश्चन आंसर आखिर में लीजिए। हमें आपसे ज्यादा सीखना है सर, ज्यादा वक्त उसी में जाना चाहिए जिसमें आप हमें हाँ सर। ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दे सके। हमारी क्वेरीज बस हम सर बस। आखिर के 10 मिनट में लीजिए, नहीं तो हर कोई अपनी क्वेरीज लेकर आएगा सर और वक्त उसी में निकल जाएगा। नहीं, आज तो हम ही सभी से विनती कर रहे हैं कि आपकी जो भी क्वेरीज हो ना, वो आप लिख करके रखें। लास्ट में जो हमारा 5-10 मिनट का जो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, उसमें से हम क्वेरीज आपकी सॉल्व कर देंगे। बस सर ठीक, थैंक यू सर। इसी पैटर्न को फॉलो करें सर कल से सर। राइट, नो प्रॉब्लम। तो फिर आज की ये जो क्लास है, आज हम यहीं समाप्त करते हैं। कल दोबारा आपकी मुलाकात होगी उसी समय, रात को 9:30 बजे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री थैंक यू राम। सर, थैंक यू सर, जय श्री वेलकम। राम। थैंक यू सर, थैंक यू प्रणाम वेरी मच सर। सर। थैंक यू। थैंक यू। सर गुड नाइट। गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया क्लास थी। सर धन्यवाद धन्यवाद जी। सर मैं बोल रही थी, जैसे मैं बेसिक सीख रही हूँ अभी, मेरे लिए डिफिकल्ट लग रहा, तो मुझे अभी क्या करना चाहिए प्रैक्टिस के लिए? जैसे कल तो मॉर्निंग में करूंगी मैं, मुझे क्या फॉलो करेंगे जो ये सब मुझे और क्लियर हो जाए? आपने अभी फिलहाल जो है हम्म। ये 2, 4, 6 बार 8 बार जितना पढ़ सकते हो उसको समझने की कोशिश कर सकते हो, आप कीजिए। गुरुजी उसके बाद में कल जब सेशन स्टार्ट होगा, पहले 5 मिनट में हम क्वेरीज ले लेंगे, रिवीजन ले लेंगे, उसके बाद कल की क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है गुरुजी जी। इसके बेसिक्स के नोट्स बनाए हुए हैं, क्या शेयर कर दूं मैं ग्रुप के ऊपर? कर दीजिए। हाँ तो थोड़ा अच्छा से समझ में आ जाएगा फिर। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ठीक है जी। नो प्रॉब्लम। प्रशांत जी, एवरीथिंग ओके? मिस्टर प्रशांत सर। सावंत? ओके एक मिनट। ओके 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 सर। ओके जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय श्री श्री राम राम। सर। जय श्री राम।